वेलकम दोस्तों, रॉ क्लासेस के चैनल पे आप सभी का मैं आरपी सिंह स्वागत करता हूं। और जैसा कई दिनों से क्लास नहीं आ पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। कुछ पर्सनल इशू आ गए थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसे सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी था। पर वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, अब सब कुछ सही चल रहा है। तो फिर अब से क्लास आपके रेगुलर हो जाएंगी। और हम लोग चूंकि अब 1 महीने बचे हुए हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट सारी चीज़ें आपको बराबर रेगुलर मिलती रहेंगी। और आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखें और हमेशा जैसे अपना रहा है कि सीटेड में चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पे। तो उसी चीज़ पे हम ध्यान देते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बच्चों का डिमांड सर हिंदी का भी शिक्षण पढ़ा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि पर्यावरण उसके बाद फिर हिंदी के भी शिक्षण को कवर कर सकूं। तो जहाँ तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी के शिक्षण को बेहतरीन तरीके से कवर कर सकूं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले, करीब मैथ का लास्ट क्लास था जो कि हमारा बचा हुआ था। क्योंकि एक दिन मैंने रिकॉर्ड किया था क्लास को, पर उसमें आवाज़ नहीं आ पा रही थी, इसलिए मुझे उस क्लास को मैंने अपलोड नहीं किया। तो आज हमारा मैथ का जो लास्ट क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में कि कौन से कुछ महत्वपूर्ण शब्द आ जाते हैं, 2 3 4, जिसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उन शब्दों से चीजें, आपके छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, आप पकड़ नहीं पाते हैं। तो बात यहाँ महत्वपूर्ण शब्दों को याद करने की नहीं है, बात है कि कैसे हम लॉजिकली उन चीजों को पकड़ें जो हमारे लिए नई है। हमेशा कुछ ना कुछ नए शब्द आते हैं, कुछ ना कुछ नई विधियां आती हैं। तो वो ऐसी होती हैं जिन्हें आप पकड़ सकते हैं। और थोड़ा सा आपको उसमें अपनी सृजनशीलता लगानी पड़ती है, थोड़ा सा चिंतन करना पड़ता है। तो हम ये समझेंगे कि कैसे कोई यदि नया शब्द है जो कि हमें कभी मालूम था ही नहीं, तो हम उसे कैसे कवर करें, कैसे उसे पकड़े। तो जैसे इसमें एक तरीका होता है महत्वपूर्ण शब्दों में, यदि मैं पहला शब्द लूं तो एक विधि होती है जिसे बोलते हैं क्षेत्रफल निदर्श या मॉडल। क्षेत्रफल निदर्श या मॉडल विधि, एक विधि होती है जिसका नाम है क्षेत्रफल निदर्श या फिर मॉडल विधि। इस विधि का प्रयोग क्यों करते हैं? इस विधि का प्रयोग करते हैं गुणा सिखाने में। ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे जो पूछेगा मैं बताता हूं। गुणा सिखाने में देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि एक बच्चे को सॉल्व करने को दिया गया कि 35, एक बच्चे को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया गया कि 35 गुणे 25 करो। एक बच्चे को क्वेश्चन दिया गया कि 35 गुणे 25 करके दिखाओ। तो बच्चे ने उस गुणा को करने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब और बड़ा ही नया तरीका अपनाया। उसने क्या किया, उसने 4 खाने बनाए। उसने 35 को लिखा तोड़ के 30 और 5, और 25 को लिखा 20 और 5। ये किया। उसके बाद उसने कहा कि 30 में यदि 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 600। 20 में 5 का गुणा, 5 का 20 में यदि गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 आएगा। 30 का यदि 5 में गुणा करेंगे तो 5 तेई 15, मतलब 150 आएगा। और 5 का यदि 5 में गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 आएगा। तो उसने ऐसे गुणा किया, फिर बोला कि इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं। 600 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 25, तो आया 5 5 2 7 6 1 7 1 8। और उसने बोला कि जब हम इसका गुणा करेंगे आएगा 8 7 5। उसने इस तरीके से इस गुणा को किया। करके भी देख लीजिए कि आप यदि 35 में 25 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। आपको यदि नहीं है तो मैं करा के दिखा देता हूँ कि आप नॉर्मल तरीके से करते हैं। 5 पचे 25 का 5 हाथ लगा 2, 5 तेई 15 16 17 हो जाएगा। 2 पचे 10 का 0, 2 तेई 6 1 7, 5 आ जाएगा 7 7 1 8। तो आप गुणा ऐसे करते हैं, पर बच्चे ने गुणा को किस तरीके से किया? इस तरीके से। कि ये क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि बच्चे को 35 गुणे 25 करने को दिया गया, तो उसने गुणा को इस तरीके से किया। जब उसने गुणा को इस तरीके से किया तो गुणा करने की कौन सी विधि है? अब चूंकि क्वेश्चन नए रहेंगे, इस मेथड को आप कहीं पढ़े नहीं रहेंगे, ऐसी कोई बुक ही नहीं जिसमें सारे मेथड लिखे हों। हमेशा नए नए मेथड आते रहते हैं जिसको सीटेड अपने अंदर इंक्लूड करता रहता है, जो आपको पहले से कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा कि कोई नई चीज आ रही, कोई नई शब्दावली आ रही, मेथड तो कैसे। तो इस मेथड को क्षेत्रफल निदर्श आखिर बोला ही क्यों गया? क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, याद करिए आयत का, जैसे इस आयत की लंबाई यदि मैं बोल दूं 6 है और चौड़ाई बोल दूं 3 है, तो आप क्या करते हैं? 3 छक्के 18, इसका क्या हो जाता है? क्षेत्रफल। तो इसमें भी क्या किया गया? इसका गुणा, फिर इसका गुणा, फिर इसका गुणा, फिर इसका। तो ये एक तरीके, जैसे आयत में हम क्षेत्रफल निकालने के लिए गुणा करते हैं लंबाई और चौड़ाई का, उसी तरीके से इसमें भी गुणा किया गया है। और चूंकि इसी तरीके से गुणा किया गया, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा क्षेत्रफल निदर्श।
अब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो ये आपकी सृजनशीलता की लेवल है कि आप नए चीजों को कैसे पकड़ पाएंगे। नहीं, ये क्षेत्रफल वाला मेथड लगा रहा है जैसे करते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, क्षेत्रफल निदर्श। तो इस मेथड को बोला जाता है क्षेत्रफल निदर्श या क्षेत्रफल मॉडल। इसका प्रयोग करते हैं गुणा को करने में, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल वाला तरीका अपनाया जा रहा है। तो आपको ये सारी चीजें लिख कर देगा और पूछेगा ये कौन से मेथड का प्रयोग कर रहा है, तो ये कौन सा मेथड होगा, क्षेत्रफल निदर्श या क्षेत्रफल मॉडल। और इसका प्रयोग किसमें करते हैं, गुणा सिखाने में। तो यह आपका हो गया, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। एक और मेथड है जिसे बोलते हैं प्रतिकारी विधि, या इसी को बोलते हैं क्षतिपूर्ति विधि, या इसी को बोलते हैं कंपेंसेशन मेथड। कंपेंसेशन मेथड बोलते हैं, क्षतिकारी विधि बोलते हैं, प्रतिपूर्ति विधि बोलते हैं, या कंपेंसेशन मेथड बोलते हैं। तो देखिए इस मेथड में क्या होता है, आपको क्वेश्चन में मेथड करके दिखाएगा, आपको नाम बताना होता है। जैसे एक बच्चे को दिया गया कि एक और क्वेश्चन कि बच्चे को दिया गया, मान लीजिए कि दिया गया कि करो गुणा 18 गुणे 3। बच्चे को दिया गया 18 गुणे 3 करने को। तो बच्चे ने कहा कि भाई साहब ये जो 18 है इसमें हम 2 ऐड करके कितना बना देते हैं, 20, और इसमें गुणा कर देंगे हम 3 का, और 3 में जब 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 60 आएगा। फिर बच्चे ने कहा कि चूंकि हमने 2 को ऐड किया है, इसमें 2 को क्या किया है, ऐड किया है, और 2 का हम 3 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 6, और 6 को हमने चूंकि शुरू में ऐड किया था उस 6 को अब घटा लेंगे, और घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ कितना बचेगा 5। तो उसने बताया कि इसका गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 54। तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, इस मेथड को बोला जाता है क्षतिपूर्ति या कंपेंसेशन या प्रतिकारी विधि। कंपेंसेशन या क्षतिपूर्ति नाम क्यों पड़ा, देखिए 18 था, इसमें उसने 2 जोड़ के इसकी क्षति की पूर्ति की, मतलब एक राउंड फिगर लिया, कंपनसेशन दिया। जैसे क्षति होती किसी की, आप उसको कंपनसेशन देते हैं, क्षति की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बच्चे को लगा कि 18 है तो इसको 2 देके हम इसकी क्षति की पूर्ति करके कितना बना देते हैं, 20, और 20 में 3 का गुणा किया 60। उसने बोला चूंकि हम क्षति पूर्ति के लिए 2 दिए थे, इसलिए 2 तिहाई के होते हैं 6, और 6 को उसने क्या किया, घटा दिया। तो ये जो मेथड होता है इस मेथड को बोलते हैं क्षतिपूर्ति विधि या कंपनसेशन मेथड। तो इस मेथड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पश्चगामी रूप से हल करना। पश्चगामी रूप से हल करना, यदि लिखा रहेगा कोई बच्चा है जो कभी भी यदि सॉल्व करने के लिए किसी क्वेश्चन को उल्टा हल करता है, मतलब पश्चगामी रूप से हल करना क्या होता है कि इसमें बच्चे समाधान से समस्या की ओर चलकर समस्या को हल करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ते थे, मान लीजिए कुछ दिया है, एलएचएस में कुछ चीजें दिया है और उसको बराबर प्रूव करना है आरएचएस के। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। मान लीजिए ये आपको प्रूव करने के दिया है। अब बच्चे ने आपने यहां से इसको प्रूव करना शुरू किया और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आप अटक गए और आपको समझ में नहीं आ रहा कब इसके आगे हम क्या करें। तो आप करते क्या थे कि कॉस थीटा को आप उल्टा जो कॉस स्क्वायर थीटा था इससे आप उल्टा चलना शुरू करते थे और एक वो जगह खोजते थे जहां ये दोनों एक दूसरे से क्या कर जाए, मैच। और इस तरीके से आपको पूरा रास्ता मालूम हो जाता था कैसे हम इस हल तक पहुंचेंगे। तो ये होता है कि पश्चिगामी, मतलब पीछे से आप हल करते हुए यहाँ पहुंचे और यहाँ आपको मालूम चलेगा कि यही पॉइंट पे हम अटक रहे थे। तो आपको वो रास्ता मिल जाता है कि यहाँ से हल करते हुए यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से हल करते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ।
तो ये होता है पश्चिगामी रूप से हल करना, मतलब जब पीछे से हल करते हुए बच्चे समस्या की तरफ जाते हैं और बीच का जो समाधान होता है उसे वो ढूंढ लेते हैं, तो इसे बोलते हैं पश्चिगामी रूप से हल करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार इसका। एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि 25 टाइल को संभावित आयताकार आकृति में 25 टाइल्स को संभावित आयताकार आकृति में व्यवस्थित कराकर एक शिक्षक बच्चों को क्या सिखाना चाहता है। और ये लगभग क्वेश्चन हर जगह होता है, क्या सिखाना चाहता है, और इसका आंसर हमेशा से फिक्स है, चाहे 25 चाहे 24 चाहे जितने टाइल्स दिए रहेंगे, और पूछेगा इतने टाइल्स को आयताकार रूप में व्यवस्थित करके एक शिक्षक है जो बच्चों को क्या सिखाना चाह रहा है, या ये चीज करवा के शिक्षक का क्या उद्देश्य है बच्चों को सिखाने का, तो इसके आंसर आपके रहेंगे परिमाप, गुणनखंड और क्या, क्षेत्रफल। देखिए ये कैसा रहा, जब 25 टाइल्स को आप आयताकार रूप में सेट करेंगे, जैसे मान लीजिए आयताकार रूप में आपने सेट किया किसी भी एक फॉर्मेट में, तो आपका मान लीजिए इधर 5 हो जाएंगे, इधर 5 हो जाएंगे, या मान लीजिए आपने ऐसे सेट किया कि आप लाइन से 25 टाइल्स इधर लगा, इधर इसकी लंबाई 1 हो जाएगी, तो देखिए 25 एक कम कितना होगा 25, और 5 बचे कितना होगा 25। आप बोलेंगे सर आपने तो क्षेत्रफल निकाला, ठीक है भाई क्षेत्रफल तो निकला, बच्चा क्षेत्रफल तो सीखेगा ही, लेकिन इससे परिमाप भी सीख सकता है। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 है। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री, और बाउंड्री जोड़िए 5 5 10 5 15 5 20, तो इससे परिमाप भी सीख लेगा। गुणनखंड कैसे सीखेगा, देखिए 25 का गुणनखंड होता है 5 गुणे 5, 25 का गुणन होता है 25 गुणे 1। इस तरीके से बच्चा गुणनखंड को भी सीखता जाता है। तो जब भी टाइल्सों को व्यवस्थित करने की बात की जाती है आयताकार आकृतियों में, तो शिक्षक हमेशा बच्चों को परिमाप, क्षेत्रफल और गुणनखंड सिखाना चाहता है, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड है, हर बार आते हैं, तो इस पर आप बिल्कुल खास ध्यान दीजिएगा। और इसी बात पे एक बार झट से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक शब्द आता है चित्रात्मक निरूपण। चित्रात्मक निरूपण क्या होता है, चित्रात्मक निरूपण इसी बोलते हैं माइंड मैपिंग। देखिए चित्रात्मक निरूपण क्या होता है, आरेख की सहायता से सिद्धांतों तथा संप्रत्यों को दर्शाकर उन्हें समझना क्या कहलाता है, चित्रात्मक निरूपण। आरेख मतलब लाइन, जो रेखाएं होती है, वृत्त होते हैं, उनकी सहायता से यदि आप कोई कॉन्सेप्ट, किसी चीज को दर्शाते हैं और किसी सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं, तो कहलाता है चित्रात्मक निरूपण या माइंड मैपिंग। और ये बहुत ही सटीक तरीका होता है किसी भी संप्रत्यय, सिद्धांत या किसी भी चीज को सीखने के लिए। मतलब कहा जाए तो यदि आप किसी चीज में बहुत ज्यादा अटक रहे हैं या कोई चीज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर रही है, तो एक बार यदि आप इसकी मदद लेते हैं तो आपको समझ लीजिए कोई चीजें बिल्कुल क्लियर और सटीक रूप से, स्थायी रूप में याद हो जाती है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, मान लीजिए जैसे हमने एक टॉपिक उठाया विकास, हमने कौन सा टॉपिक उठाया, विकास, हम ऐसे लिखेंगे, विकास को रखेंगे बीच में। विकास कहते किसे हैं, ये इधर जाएगा। विकास के प्रकार या पक्ष कितने होते हैं, इसको हम यहां दर्शाएंगे। विकास के कितने सिद्धांत हैं, कुल 14 हैं, तो उसको लाइन से हम यहां दर्शाएंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसको हम इस लाइन में दर्शाएंगे। विकास के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, उसको यहां पे दर्शाएंगे। तो
विकास का एक सटीकता का सिद्धांत होता है उसको यहाँ पे दर्शाएंगे। अब सिद्धांत में भी जो बटेंगे एक दो भाग में उसको ऐसे। तो इस तरीके से आप पूरा एक डायग्राम तैयार करते हैं, इसी को बोलते हैं चित्रात्मक निरूपण। कि किसी भी सिद्धांत, कोई सिद्धांत है, थ्योरी है, उसे आप जब इस तरीके से लिखते हैं तो इसे बोलते हैं चित्रात्मक निरूपण। और इससे क्या होता है कि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, सटीक तरीके से आपके दिमाग में व्यवस्थित हो जाती है, जो कि कभी भी उतनी जल्दी आप भूलते नहीं हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, याद करने के लिए। तो इसे बोलते हैं चित्रात्मक निरूपण या माइंड मैपिंग, जिसमें आरेख मतलब रेखाओं की सहायता ली जाती है इस चीज को बनाने के लिए। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये ऑप्शन आएंगे तो सही रहेंगे आपके। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो एक शब्द आता है एक एक संगता या एकाएकी संगता। ये क्या होता है? देखिए, जब बच्चे वस्तुओं की गणना करने के लिए उंगलियों का प्रयोग करते हैं तो एक एक संगता कहलाती है। अब इसका थ्योरी आप लिख के याद करने की कोशिश मत करिए, बस समझिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को हमने 4 आम दे दिए, 1 2 3 4, सोचिए 6 आम दे दिए। अब बच्चे को बोले कि बताओ ये गिनो ये कितने हैं। तो बच्चे को गिनने के देखिए 2 तरीके हैं। या तो एक एक गिनेगा 1 2 3 4 5 और 6, और बोलेगा आपसे कि टोटल 6 हैं। या तो उसका एक मेथड ये होगा कि यहां से वो पहले एक को उठाएगा, एक, फिर अगले को उठाएगा वो कि 2, फिर अगले को उठाएगा वो ऐसे, फिर उंगली से फिर इधर रखेगा 3, फिर अगले को उठाएगा वो कि भाई 4, फिर अगले को उठाएगा 5, फिर अगले को उठाएगा 6। तो जब भी बच्चे इस तरीके से गिनते हैं, एक एक को छू कर या उठा कर दूसरी तरफ रख कर गिनते हैं, उंगलियों से टच करते हैं या उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तरह के गणना को, इस तरह के आपको कैलकुलेट करने के तरीके को या गणना करने के तरीके को बोलते हैं एक एक संगता या एकाएकी संगति या संगता। तो इसको बोलते हैं एक एक संगता या एकाएकी संगता बोलते हैं, जब बच्चे उंगलियों का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु का गणना करने में या नंबर्स को देखने के लिए। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। एक आता है जो आपसे कई बार पूछा है, साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति क्या होती है? देखिए, साष्टिक पद्धति का प्रयोग कोणों को मापने में करते हैं। ये एक बार पूछा है, कोणों को मापने में करते हैं। और साष्टिक पद्धति में कुल 60 अंक होते हैं, जैसे हमारी जो दशमलव संख्या पद्धति होती है इसमें 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। अरे बाइनरी पद्धति की बात करें तो उसमें 0 1 सिर्फ दो ही आपके 0 1 सिर्फ कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं बाइनरी पद्धति में। डेसिमल वाले में जो दशमलव संख्या पद्धति उसमें 10। तो साष्टिक पद्धति में कुल 60 अंक होते हैं और ये बहुत ही पुरानी पद्धति है, बहुत पहले यूज की जाती थी और इसका प्रयोग करते थे हम कोणों को मापने में। तो ये कौन सी पद्धति? साष्टिक पद्धति का प्रयोग करते हैं कोणों को मापने में। एक बार आपसे पूछा जा चुका है कि साष्टिक पद्धति का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, साष्टिक पद्धति का प्रयोग हम कोणों को मापने के लिए करते हैं। देखिए, इस तरीके जो महत्वपूर्ण शब्द थे आप समझ गए होंगे कैसे महत्वपूर्ण शब्दों को पूछता है। यदि आपको लगता है कुछ टॉपिक यदि गणित में छूटे हुए तो उसे जरूर कमेंट करिएगा। तो अगले दिन से हम पर्यावरण के शिक्षण को शुरू करेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से और सटीक तरीके से समझेंगे हम पर्यावरण के शिक्षण को। मैथ के शिक्षण में आपको टाइम लग जाता है क्योंकि इसके शिक्षण थोड़ा लंबे होते हैं, लेकिन पर्यावरण के शिक्षण में उतना समय नहीं लगता, वो शॉर्ट होते हैं, आसान होते हैं, सीधे सीधे होते हैं।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपकी कोई राय हो, सुझाव हो या कोई टॉपिक हो जो आपको लगता है छूटे हुए, तो उसे जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।